पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं कहूँगी कि पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा भी और सुनिएगा भी। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। तो सबसे पहले सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा उन महिलाओं के साथ बैठी हुई है मास्टर जी के घर में, जिन महिलाओं को उसे मुंबई लेके जाना है या जो महिलाएं जाने के लिए इच्छुक है। और वहां पे उसे पता चलता है कि इंदु काफी उदास है। तो पुष्पा उसे पूछती है कि इंदु, यहाँ पे जो जन्माष्टमी का महोत्सव हो रहा है, सुना है मैंने कि तुम उसमें यशोदा माँ बन रही हो, तो फिर इतनी उदास क्यों हो? तो इस पर इंदु कहती है कि बात यह है पुष्पा बहन कि मेरा लल्ला मुझे नाटिका में देख नहीं पाता है दूसरे कान्हा के साथ, और इसलिए मैंने उसे गांव भेज दिया है और बस इसी कारण मैं उदास हूँ। तो पुष्पा कहती है कि आपकी बातों से मुझे भी अपने स्कूल के दिनों का एक वाकया याद आ रहा है। मुझे भी जब स्कूल में जन्माष्टमी का त्योहार होता था तो मुझे भी यशोदा माँ बनाया जाता था। और एक बार मैं भी अपने स्कूल में यशोदा माँ जब बनी थी तो कान्हा के साथ मेरा रोल था। तो कान्हा को मैंने देखा कि वो कुछ खा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि चलो मुंह खोलो दिखाओ कि क्या खा रहे हो। तो कान्हा छुप गया और मैं उसे खोजती रही, ना जाने कहाँ छुप गया। उसके बाद खोजा तो देखा कि अरे ये तो अभी भी छुप के खा रहा है। तो फिर मैं उसे कान पकड़ के लाई और फिर उससे पूछी कि मुझे मुंह खोलकर दिखाओ कि तुम्हारे मुंह में क्या है। तो कान्हा जो है ना, उसने मुंह खोला ही नहीं। फिर मुझे उसके साथ सख्ती करनी पड़ी, कान पकड़ना पड़ा। और उसके बाद उसने मुंह खोला तो मैं क्या बोलूं, मैं तो दंग रह गई। उसके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। मैं तो उसके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखकर एकदम से ठिठक गई, इतनी रोशनी। और उसके बाद वो जो सीन था ना, मुझे बहुत ही मेरे दिल को छू गया। और मैंने ये जो कृष्ण भगवान के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा था, बस मैंने इसे कथाओं में पढ़ा था। लेकिन जब मैंने ये रोल किया और जब मैंने इसको देखा तो जो महसूस किया ना, वो आज तक मुझे याद है। और आज तक मैं अपने स्कूल में जन्माष्टमी में किए हुए इस रोल को भूल नहीं पाई हूँ। और मत पूछो, ना जाने लोगों ने कितनी तालियां बजाई थी। खुद वहां पर जुगल भी था और मास्टर जी भी थे। और उसके बाद स्टेज पे हमें काफी प्रशंसा मिली और साथ में इनाम भी। उसके बाद महिलाएं जो हैं वो पुष्पा को कहती हैं कि यानी कि आप स्कूल में भी इतनी क्षमतावान थी, इतने अच्छे अच्छे आप काम कर लेती थी। तो पुष्पा कहती है, हाँ, मैं बचपन से ही कुछ ऐसी ही थी, जीवन में कुछ करना चाहती थी। बाद में बहुत जो की वो तो परिस्थितियों ने करवाया। अगर मेरी भी परिस्थितियां इस तरह से ऊपर नीचे नहीं होती तो आज भी मैं जीवन में जो बन पाई हूँ नहीं बन पाती। अब इधर के दृश्य में दिखाया जा रहा है कि मास्टर साहब बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं और वो सब्जी वाले को जैसे ही पैसा देने लगते हैं उसी समय वहां पर जुगल आ जाता है। और जुगल आके कहता है कि मास्टर जी, ये सब्जी मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं कि क्या तुम भी मेरे घर चलोगे? तो वो कहता है हाँ। उसके बाद मास्टर जी और जुगल सब्जी लेके घर आते हैं, खाना बनती है और सभी लोग मिलकर वहां पर खाना खाते हैं। तो पुष्पा पूछती है कि जुगल, तुम यहाँ कैसे आए? तो जुगल कहता है कि क्यों ना आता, मुझे पता चला है कि तुमने वीरेन भाई का निमंत्रण पत्र जन्माष्टमी का स्वीकार कर लिया है। तो पुष्पा कहती है कि हाँ, किया तो है। तो जुगल कहता है कि पुष्पा, तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है? तुमने नहीं सोचा कि एक तरफ वो तुम्हारा इतना बड़ा विरोधी है तो दूसरी तरफ तुम्हें, उसके बाद कुसुम बहन, रमीला बहन और चंद्रिका बहन को भी, जबकि इनके खिलाफ उसने पटोला की चोरी का इल्जाम लगाया था, थाने तक पहुंचाया था, फिर भी इन्हें भी निमंत्रित किया, तुम्हें भी निमंत्रित किया, वो भी इतनी इज्जत के साथ खुद आकर। तो तुम नहीं सोच रही हो कि इसमें उनकी कोई चाल हो सकती है? तो इस पर पुष्पा कहती है
कि इतने सारे लोगों के बीच में, इतने बड़े महोत्सव में वो वीरेंद्र सेतलवार क्या चाल चलेगा? क्या इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में भी कोई खेल खेल सकता है? तो जुगल कहता है कि मैं बचपन से वीरेन भाई को जानता हूँ, वो उसी तरह का इंतजाम करेंगे। अगर वो पब्लिक के बीच में तुम्हें कोई क्षति पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का इंतजाम करेंगे, तो वो इंतजाम भी उनके तरीके का होगा, जिससे कि कोई पब्लिक उनको नहीं पकड़ पाएगी। और मैं आज इसी के लिए आया हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ उस उत्सव में जाऊंगा। मुझे उन पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। और तुम तो समझोगी नहीं, क्योंकि तुमने तो झंडा उठा लिया है कि तुम इस मुहिम को आगे तक ले जाओगी। तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो पुष्पा कहती है कि मैं तुझे नहीं बोल रही हूँ, और उससे उलझने लगती है। तो फिर मास्टर जी उसे समझाते हैं कि ऐसा मत करो, जो कुछ जुगल कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, और हमें जुगल की बात माननी चाहिए। वो भले ही तुम्हें बहुत बड़े उत्सव में बहुत सारे लोगों के बीच में बुला रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए, और हो सकता है कि तुम्हारे साथ साथ जो ये तीनों बहनें हैं, कुसुम, रमीला और चंद्रिका, इनको भी कोई नुकसान पहुंचाए। तो पुष्पा मान जाती है कि ठीक है, तू भी हमारे साथ चलना। अब आगे के सीन में बापोद्रा को चौल में दिखाया गया है कि वो परेशान है ये जानने के लिए कि सुशीला फंड कहाँ से लाई है इतना बड़ा जन्माष्टमी उत्सव के लिए। और ऐसे में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन, जिससे कि वो सबसे ज्यादा चिढ़ता है, यानी कि चिराग, जिसे कि वो सट चोर बोलता है, उसके पास चला जाता है और फिर उससे पूछता है और कहता है कि देख, तुझे तुझे नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन अगर तू बता देगा तो तेरा भी क्या जाएगा? आखिर ये जो सुशीला है इतने बड़े उत्सव के लिए पैसा कहाँ से लाई है? तो चिराग कहता है कि वो तो मैं आपको बता दूंगा काका, क्योंकि आज आपने मुझे बड़ी इज्जत के साथ बुलाया है, मुझे शर्ट चोर नहीं कहा है। तो बस आप समझ लीजिए कि सुशीला काकी ने गजब का जुगाड़ किया है। वो जो आपके एमएलए साहब है ना, वो देखिए सामने उनकी होर्डिंग लगी हुई है, उससे उन्होंने फंडिंग करवा ली है। तो बापोद्रा जो है वो एकदम सर पकड़ लेता है और खुश हो जाता है, कहता है कि अरे वाह, सुशीला ने तो कमाल कर दिया। तो चिराग कहता है कि वो तो है ही, मुझे तो काकी शुरू से ही आपसे ज्यादा समझदार लगती है। आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसा कर सकते थे? आप एमएलए साहब के साथ रहते हुए भी आप ये काम नहीं कर सकते थे, लेकिन सुशीला काकी ने आराम से ये काम करवा लिया। फिर वहां से बापोद्रा चिढ़ के चला जाता है, और अब आगे की सीन में वीरेंद्र से तलवार को दिखाया गया है। वो सुनील से कहता है कि इस बार के उत्सव में मैंने पुष्पा और उन तीनों बहनों को बुलाया है, और तुमने देखा ना कि मैंने कितनी इज्जत के साथ उन्हें बुलाया है। तो सुनील कहता है कि हाँ, वो तो मैंने देखा। तो फिर समझ लो कि इस उत्सव के बहाने मैं पुष्पा को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला हूँ। तो सुनील कहता है कि साहेब जी, इतनी भारी भीड़ होगी वहां पर, और इतनी भीड़ में इतने लोगों के बीच आप क्या ही सबक सिखा पाएंगे पुष्पा को? तो वीरेंद्र से तलवार कहता है कि मैंने बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा है। ये जो हाथ होते हैं ना, इसी पे ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा गर्व होता है, और जब हाथ ही नहीं होंगे तो फिर पुष्पा कर क्या पाएगी? तो सुनील कहता है तो आप करेंगे क्या उसके हाथों का? तो वीरेंद्र शेतलवार कहता है कि मैं क्या करूंगा, बस तुम देखते जाओ। अब आगे का सीन अश्विन के ऑफिस का है, जहाँ की मयूर सर ऑफिस से निकलते हुए सुप्रिया को कहते हैं कि सुप्रिया, वो जो नया एम्प्लॉय है अश्विन, वो आया, अश्विन पटेल। तो सुप्रिया कहती है हाँ सर, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मयूर सर कहते हैं कि किसी के सिर्फ एक काम को देखकर ज्यादा आकलन नहीं करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा होगा, उस लड़के को अभी और अच्छे काम करने दो। तभी सुप्रिया के सामने अश्विन आता है और पूछता है। तो सुप्रिया एक रिसेप्शनिस्ट को दिखाकर कहती है कि जानते हो, वो जो रिसेप्शनिस्ट है ना, कल मैं वहां थी। तो अश्विन कहता है कि यानी कि आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आने से पहले रिसेप्शनिस्ट थी? हाँ। और जानते हो अश्विन, मैंने इतनी मेहनत की इस कंपनी में कि मैं आज एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूँ। तो वो अश्विन को आगे कहती है कि अगर तुम भी इस तरह से मेरी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम कितनी ऊपर
की जगह पे इस कंपनी में जा सकते हो, बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हो, अफसर बन सकते हो। तो अश्विन अपने आप से वादा करता है कि अब वो दिन रात मेहनत करेगा, इस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक खुद भी ले जाएगा, यानी कि इस कंपनी को भी वो ऊंचाई पे ले जाएगा और साथ साथ खुद को भी बहुत बड़ा बनाएगा। अब इससे आगे के सीन में दिखाया गया है कि चिराग मौका मिलते ही वो उस लड़की के बारे में प्रार्थना को बताना चाहता है जो उसे रास्ते में मिली थी और उसी के ऑफिस में काम करती है, यानी कि न्यूज स्पॉट में काम करती है। तो जब वो उस लड़की के बारे में प्रार्थना को बताता है तो प्रार्थना कहती है कि मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना। तो चिराग कहता है कि तो ठीक है, नहीं सुनाता हूँ। तो प्रार्थना कहती है कि उस लड़की तो क्या, मुझे किसी के बारे में नहीं सुनना। तो चिराग कहता है कि ठीक है, किसी के बारे में नहीं सुनाऊंगा और बापोद्रा काका के बारे में भी नहीं सुनाऊंगा कि वो मुझसे क्या पूछ रहे थे। तभी प्रार्थना कहती है कि पापा ने तुमसे बात की। तो चिराग कहता है कि हाँ, बहुत इज्जत के साथ बात की, मुझे चिराग कहा, शर्त जोड़ नहीं। तो प्रार्थना कहती है तो उन्होंने पूछा क्या। तो चिराग कहता है कि उन्होंने सुशीला काकी के बारे में राज जानना चाहा कि वो इतना बड़ा उत्सव कहाँ से कर रही हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि एमएलए साहब जो है उनसे उन्होंने फंड लिया है और उसी फंड से वो इंतजाम कर रहे हैं। तो प्रार्थना कहती है तो पापा ने क्या कहा। तो वो बोलता है कि काका इतने खुश हुए और वो सुशीला काकी की इतनी तारीफ करने लगे तो मैंने भी कह दिया कि मुझे पता है काका कि सुशीला काकी जो है आपसे ज्यादा समझदार और दिमाग के स्मार्ट है। तो बस काका वहीं से नाराज हो गए। तो प्रार्थना कहती है कि लेकिन तुझे ये कहने की जरूरत ही क्या थी। अब इधर बापोद्रा जब सुशीला को इस बात का थैंक्स दे रहा है कि तुमने काफी अच्छा इंतजाम किया है, तभी वहां पे महेंद्र आता है और कहता है कि बापोद्रा सेठ, हर साल की अपेक्षा इस साल का इंतजाम काफी अच्छा लग रहा है। तो बापोद्रा कहता है कि हाँ हाँ, तुम लोग तो सुशीला की तारीफ करोगे ही, बापोद्रा तो तुम लोगों को चुभता है। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सुशीला कहती है कि महेंद्र, तुम्हें भी इस उत्सव में शामिल होना है। तो महेंद्र कहता है कि नहीं नहीं सुशीला जी, मैं जरा सा गोलू को लेके आयुषी जी के यहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने जन्माष्टमी पर गोलू को मेरे साथ बुलाया है। दरअसल गोलू वहां पर जन्माष्टमी में कृष्ण बनेगा और बांसुरी बजाएगा। तो सुशीला कहती है कि ठीक है, फिर भी शाम तक आ जाना। अब इधर अश्विन और दीप्ति भी आते हैं और बापोद्रा को कहते हैं कि सही मायने में काका, इस बार काकी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। अभी वो लोग सुशीला की तारीफ कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर आशावरी और भास्कर पर पड़ती है। वो लोग अपने बेटे आरव को कृष्ण बनाकर गोदी में लेकर नीचे उतर रहे हैं और जैसे ही वो लोग आरव को लेके आते हैं तो सभी लोग आरव को घेर लेते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। आरव को आशावरी ने बिल्कुल कृष्ण के गेटअप में सजाया है और हाथ में एक बांसुरी भी पकड़ा दी है। आगे इसी चौल में, जो कि उत्सव की तैयारी चल रही है, उसी चौल में दिखाया जाता है कि राशि पे कोई नजर रखे हुए है और राशि को आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई उसे देख रहा है और पीछे से जो राशि का पीछा कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, उसे दिखाया गया है। उसका चेहरा नहीं पूरा नजर आया है, लेकिन पीछे से वो काला टोपी लगाए हुए है। और अगले दृश्य में फिर से एक बार वीरेंद्र सेतलवार को दिखाया गया है। वीरेंद्र सेतलवार जो है वो उत्सव में आने वाले लोगों को वेलकम कर रहा है। तभी वहां पर पुष्पा भी आती है। वो चंद्रिका, रमीला और कुसुम के साथ साथ मास्टर जी और जुगल के साथ घुसती है। तो उनको स्वागत के लिए सामने वीरेंद्र सेतलवार आता है और उनको नमस्ते करता है और कहता है कि अहो भाग्य, जो आप सभी एक साथ यहाँ आए। आप सबों को एक साथ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे जुगल को देख के हो रही है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जुगल आएगा। जुगल वहीं पे रुक जाता है। तो जुगल से वीरेंद्र सेतलवार पूछता है कि तुम कैसे आए। तो जुगल कहता है कि आना पड़ा, क्योंकि आपने जब खुद आके पुष्पा को निमंत्रित किया तभी मैं समझ गया कि आप कोई ना कोई चाल चलेंगे, इसलिए मैं पुष्पा के लिए यहाँ आ गया। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है
कि भारी भीड़ रहेगी उत्सव में, क्या ही कर पाऊंगा मैं इतनी पब्लिक के सामने। तो इस पर जुगल कहता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं सिर्फ मैं जानता हूँ। पूरी पब्लिक के बीच में भी आपने कोई ना कोई ऐसा इंतजाम कर रखा होगा कि पुष्पा को नुकसान पहुंचे, क्योंकि बदला लेने में आपका कोई तुलना कर ही नहीं सकता है। कोई दूसरा आप व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं जो आपकी तरह हो। तो बड़ी शांति से वीरेंद्र सेतलवाड़ कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। चौल में यही दिखाया गया है कि वो जो काला टोपी लगाए हुए है, कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, कोई अधेड़ उम्र का है या कोई यंग मैन है, ये पता नहीं चल रहा है। बस लग रहा है कि कोई पीछे से टोपी लगाए हुए है ना, क्लियर फेस नहीं दिख रहा है। और वो राशि का यहाँ वहां से पीछा कर रहा है, राखी को मैसेज कर रहा है। और राखी भी पूरे चौल में होने वाले उत्सव के बीच से ही यहाँ वहां भागकर उस व्यक्ति को खोजने के लिए परेशान है, लेकिन उसे वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो मैसेज कहाँ से कर रहा है, कहाँ से मुझे देख रहा है कि बिल्कुल राइट मैसेज कर रहा है। तभी उसे एक लड़का फोन पर मैसेज करते हुए दिखता है, तो वो उसे जाके डांटती है, लेकिन वो लड़का दिखाता है कि वो तो अपनी मम्मी को मैसेज कर रहा है। फिर वो उस लड़के को सॉरी कहती है और फिर वहां पर देखती है कि एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर वो अभी पढ़ी रहती है। तभी वहां पे प्रार्थना आती है, तो उसने वो पूछती है कि राशि क्या हुआ, तुम इतना घबराहट में क्यों हो। तो वो प्रार्थना से राशि बातें छिपा जाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई मैसेज आया था जिसे देख रही थी, बाकी कोई बात नहीं है। और वो सीधा दीप्ति के पास भाग के जाती है। दीप्ति उससे कहती है कि क्या हुआ राशि, तो राशि कहती है कि भाभी ये मैसेज बार बार अभी देखी, कितनी सारी मैसेज आ गई है। तो फिर दीप्ति भी थोड़ा घबराती है और राशि से कहती है कि राशि अब ये बात बहुत सीरियस हो चुकी है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो बस यहीं तक थी। कल की कहानी में जो दिखाया जाएगा वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वीरेंद्र सेतलवाड़ अपनी शंका जाहिर करेगा मास्टर जी के साथ कि अचानक से इंदु को कौन सा काम आ जाता है कि उसे जसोदा का रोल छुड़वाकर गांव भेज दिया जाता है, और वो गांव चली जाती है। और इंदु वाले जसोदा का रोल कान्हा के साथ पुष्पा को वीरेंद्र सेतलवाड़ दे देता है। हो ना हो मास्टर जी, इसमें जरूर भाई साहब की कोई चाल है। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या चाल है वीरेंद्र सेतलवाड़ की, ये हम लोग कल के एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।